वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम सीबीएसई 2025 क्लास 12th मैथ्स का पेपर का सेट 2 डिस्कस करेंगे, जिसका की कोड 6552 है। सेट 1 को हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अब यहां सेट 1 और सेट 2 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस सेम हैं। अब हम यहां पर सेम वाले क्वेश्चंस को नहीं पढ़ेंगे, हम यहां केवल उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो सेट 1 से डिफरेंट है। सेम वाले क्वेश्चंस को आप सेट 1 के अंदर देख सकते हैं। सेक्शन ए से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 3 हमसे क्या कह रहा है? इफ A and B are two square matrices of the same order, then A plus B into A minus B is equal to। A और B हमारे पास दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की, तो हमारे पास A प्लस B इंटू A माइनस B जो है वो किसके बराबर होगा? इसको ध्यान से देखें भाई। इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई दोनों से कर सकते हैं। ए की मल्टीप्लाई ए से करेंगे, ए की बी से करेंगे। सिंबल माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा यहां पे। अब बी की मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पे बी की बी से करेंगे, बी डॉट बी। तो यहां पे ए इंटू में ए क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का ए बी प्लस का बी ए, और यहां पे बन जाएगा आपका माइनस का बी स्क्वायर। अब आप बोले सर माइनस का ए बी और बी ए ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे? नहीं होंगे, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। यानी कि मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। कम्यूटेटिव मतलब हमेशा ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं होता, किसी किसी पर्टिकुलर केस में आ भी सकता है। तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो ये दोनों एक अलग अलग मैट्रिक्स हो जाएंगे, इन्हें आप आपस में कैंसिल नहीं कर पाओगे। तो यहां पर ये वाली टर्म होगी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी ए और माइनस का बी स्क्वायर, यानी कि आप यहां पर इसके अंदर ऑप्शन ए को पर्टिकुलरली टिक करेंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन 8 देखिए। इफ अ मैट्रिक्स A is both symmetric and skew-symmetric, then A is a। हमारे पास जो A मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक भी है और सिक्यू सिमेट्रिक भी है, तो A एक कैसी मैट्रिक्स होगी? अब आप यहां ध्यान से समझें। दिस इज क्वेश्चन 8। A इज सिमेट्रिक यानी A ट्रांसपोज जो है वो A के बराबर होगा। A इज सिक्यू सिमेट्रिक यानी A ट्रांसपोज जो है वो माइनस A के बराबर होगा। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। नाउ फर्स्ट में से सेकंड को सबट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट कर देते हैं। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A। ये आपका नेगेटिव, ये प्लस का हो गया। A प्लस A हमारे पास क्या आ गया? 2A आ गया, और A ट्रांसपोज माइनस का A ट्रांसपोज नल मैट्रिक्स आ जाएगा। 2 इधर डिवाइड में आएगा तो 1/2 इंटू में नल मैट्रिक्स, ये पूरा आपका जीरो नल मैट्रिक्स ही बन जाएगी। A यानी कि हमारे पास क्या आ गया? 0, यानी कि ये नल मैट्रिक्स, या फिर कह सकते हो जीरो मैट्रिक्स। अब यहां पर A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज जो है वो जीरो नहीं आएगा, एक नल मैट्रिक्स बनेगी, जीरो मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि मैट्रिक्स में से सबट्रैक्ट करोगे मैट्रिक्स को तो मैट्रिक्स ही आपको मिलेगी। तो नल मैट्रिक्स A हमारे पास क्या आ गई? एक नल मैट्रिक्स, यानी कि आप ऑप्शन बी को इसके अंदर टिक करेंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन 11 देखिए। फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू। इस टर्म का जो इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल होगा? यहां पर देखें, हमें दे रखा है cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसका मुझे इंटीग्रेशन निकालना है।
अब डायरेक्टली तो मैं इसका इंटीग्रेशन यहां कर नहीं सकता, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। दूसरा, अगर मैं कुछ सब्स्टिट्यूशन भी करूं तो फिलहाल तो कुछ नहीं हो सकता यहां पे, तो हमें यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले सोचने पड़ेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंगल का हाफ हो जाता है। तो इस cos 2x को मैं ऐसा लिख सकता हूं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और ये वाली जो टर्म है वो दोनों के डिवाइड में अलग अलग आ जाएगी। तो यहां पे ऊपर वाली टर्म को तो मैंने लिख दिया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और नीचे वाली टर्म दोनों के डिवाइड में आ गई, इसके भी डिवाइड में, और यहां पे है dx। अब आप ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाकर के बन गया कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाकर के बन गया सेक स्क्वायर एक्स dx। कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो होता है माइनस का कॉट एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स, ये माइनस यहां पहले से प्रेजेंट है आपका, प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दोनों में से चाहो तो माइनस कॉमन ले सकते हो, यहां बचा कॉट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस का सी, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। दैट मींस आप यहां पर इसके अंदर ऑप्शन बी को पर्टिकुलरली टिक करेंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन 12 देखिए, इंटीग्रेशन से है, इफ 0 to a इंटीग्रेशन 1 upon 1 plus 4x square dx is pi by 8 then the value of a is। हमें यहां पर इंटीग्रेशन से क्वेश्चन दे रखा है 0 to a 1 upon 1 plus 4x square dx is equal to में पाई बाई 8। ध्यान से देखो, यहां पर इस 4x स्क्वायर को मैं क्या 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, किस तरीके से, अब इस 2x को कर दो पुट, 2x को पुट कर दिया t, तो यहां से 2dx जो है वो dt बन गया, 2 को इधर ले आएंगे, dx इज इक्वल टू में dt बाई 2। लिमिट्स भी चेंज होंगी, व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x 0 है तो आपका t 0 आ जाएगा यहां से, व्हेन x इज इक्वल टू a यहां पुट कर देंगे तो t आ जाएगा 2a, तो यहां पे आ गया आपका 0 से 2a, नई लिमिट्स आ गई, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और dt बाई 2, बाई 2 को मैं आगे लिख देता हूं, 1 बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 8, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, यानी यहां पे आ जाएगा tan इनवर्स t। लिमिट्स क्या है मेरी, दैट इज 0 से 2a इज इक्वल टू में पाई बाई 8, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, ऐसा कर सकते हो कि 2 को इधर मल्टीप्लाई में ले आओ तो 2 से 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, और लिमिट पुट कर देंगे tan इनवर्स 2a माइनस tan इनवर्स 0। अब अंदर देखो, यहां तो कुछ हो नहीं सकता, tan इनवर्स 2a, tan जो है वो 0 किस पर होता है, वो होता है tan 0 पर, यानी अंदर वाले 0 को मैं tan 0 लिख सकता हूं, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, यहां बचा 0, यहां पे आया tan इनवर्स 2a इज इक्वल टू में पाई बाई 4, tan इनवर्स को इधर ले आएंगे, 2a इज इक्वल टू में tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 कितना होता है 1, इस 2 को इधर ले आइए, a इज इक्वल टू में 1 बाई 2। एक तो ये तरीका है कि यहां पर आप सब्स्टिट्यूशन कर करके a की जो वैल्यू है उसको बता सकते हो। दूसरा तरीका, इस स्टेप के बाद आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला किस तरह से लगा सकते हैं, वी नो दैट कि यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो tan इनवर्स x के बराबर होता है, tan इनवर्स x प्लस में c। तो यहां पर हम जानते हैं कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स x, x का काम यहां पे क्या कर रहा है 2x कर रहा है, और इस 2x का जो डिफरेंशिएशन है वो नीचे आएगा,
दैट इज 0 टू a इज इक्वल टू पाई बाई 8। 2 इधर ले जाओ और लिमिट पुट कर दो, tan इनवर्स 2a माइनस tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू में पाई बाई 4 आ गया 2 मल्टीप्लाई में। अब आप देखो तो इसकी शक्ल बिल्कुल ऐसी बन रही है, tan इनवर्स 2a माइनस tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अब आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना सीख रखा है तो ऐसे कर लो, वरना आप सब्स्टिट्यूशन करके भी करेंगे तो सेम स्टेप्स आपके बनेंगे। बट यहां पर ये तो कॉमन है कि यहां पर आपको 2x का स्क्वायर करना पड़ेगा और इस टर्म के सब्स्टिट्यूशन से 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो tan इनवर्स x प्लस c हमारे पास आएगा और इसका आंसर जो है 1/2, यानी कि आप ऑप्शन बी को इसके अंदर टिक करेंगे। नाउ क्वेश्चन 14 देखिए, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dx ओवर dy x log x अपॉन 2 अपॉन x log x माइनस y। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। वी नो दैट कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो किस डिफरेंशियल इक्वेशन का निकाला जाता है, वो निकाला जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है दैट इज dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो उस केस में हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो होता है e की पावर पी डी एक्स। या फिर दूसरी भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो क्या होती है कि अगर dx ओवर dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, तो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो होता है e की पावर पी डी वाई। ये दोनों हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब इनमें से देखो कौन से वाली जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो यहां पर बन रही है, ध्यान से देखें तो dx ओवर dy एक ऐसी टर्म बननी चाहिए कि x के मल्टीप्लाई में आपका p हो और q यहां से अलग से सेपरेट हो जाए। नहीं हो पाएंगी, टर्म सेपरेट नहीं हो पाएंगी, मतलब ये वाली फॉर्मेट तो नहीं बनेगी, हमें ये वाली बनानी पड़ेगी। और उसके लिए हमें dy बाई dx चाहिए और यहां पर है dx ओवर dy, तो इसका उल्टा कर लो, तो यहां पर आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू में 2 अपॉन x log x माइनस का y अपॉन x log x। नाउ इस x log x को दोनों के डिवाइड में लिख सकते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू में 2 बाई x log x और इसके डिवाइड में आ गया x log x, log x से log x कैंसिल हो गया, माइनस y अपॉन x log x। इस माइनस y को इधर लाएंगे तो प्लस का बन जाएगा, और यहां पे x की मल्टीप्लाई इससे होगी तो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ अब देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी दिख रही है, dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, यानी y के मल्टीप्लाई में जो टर्म है वो p है। नाउ इसको आप कह सकते हो 1, कंपेयरिंग 1 विद dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहां से जो p है वो मेरे पास आ गया, y के जो मल्टीप्लाई में है वो है 1 अपॉन x log x। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, वो होता है e की पावर p dx, यानी यहां से आ जाएगा e की पावर 1 अपॉन x log x। अब यहां इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको। इंटीग्रेशन करने के लिए आप log x को पुट कर लो तो 1 अपॉन x dx यहां से चला जाएगा, तो हम यहां पे log x को पुट कर लेते हैं t, तो यहां से 1 अपॉन x dx जो है वो dt बन जाएगा। तो यहां से आएगा आपका क्या, e की पावर 1 अपॉन t dt, तो यहां से आ जाएगा e की पावर log t, e से log कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे बचेगा t और t की वैल्यू रख दोगे यहां पर, तो t क्या है आपका, दैट इज log x। क्या है t, log x। दिस इज अवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आप इसमें ऑप्शन देखें, सो दैट इज ऑप्शन डी log x
उसको यहां पर टिक करोगे। सारा खेल जो यहां समझने का है क्वेश्चन के अंदर वो है स्टैंडर्ड फॉर्म को समझने का। dx ओवर dy से हम इसे कर सकते थे अगर दो टर्म इस तरह से अलग हो जाए, x के मल्टीप्लाई में कुछ टर्म हो और एक टर्म अलग हो जाए, तो वो तो यहां हो ही नहीं पाएगा क्योंकि ऊपर एक टर्म है नीचे दो टर्म है। अब ये नहीं बनेगी तो डेफिनेटली ये वाली टर्म बनेगी, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर तभी निकलता है जब वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो। दोनों में से कोई ना कोई एक फॉर्मेट बनेगा, वहां से आपको उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देना है। आफ्टर दैट क्वेश्चन 21 देखिए, फाइंड द डोमेन ऑफ sec इनवर्स 2x प्लस 1। मुझे sec इनवर्स 2x प्लस 1 की डोमेन यहां पर निकालनी है। द गिवन फंक्शन इज sec इनवर्स 2x प्लस 1। अब sec इनवर्स डोमेन का मतलब है वो x की वैल्यूज जो हम यहां पर इसके अंदर डाल सकते हैं, x की वैल्यूज जो हम यहां डाल सकते हैं उसको हम डोमेन कहते हैं आपका। अब sec इनवर्स x की डोमेन क्या होती है? डोमेन ऑफ sec इनवर्स x इज, वो आपकी लिखी हुई है बुक में इस तरह से r माइनस -1, इसका मतलब है कि पूरे रियल नंबर्स उनमें केवल वो रियल नंबर नहीं है आपके -1 और 1 के बीच वाले, और -1 और 1 उसमें इंक्लूडेड हैं आपके। या फिर इसे ही आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। आप ध्यान से देखो सारे नेगेटिव नंबर्स -1 उसमें है, 1 से इंफिनिटी सारे पॉजिटिव नंबर्स 1 उसके अंदर है, -1 और 1 के बीच में जो है वो इसकी डोमेन में यहां पर नहीं है। अब आप ध्यान से देखो कि भाई जो 2x प्लस 1 है वो क्या हो सकता है, या तो -1 से छोटा होगा, या तो 2x प्लस 1 जो है वो -1 से छोटा होगा, या फिर वो 2x प्लस 1 जो है वो 1 से बड़ा होगा, क्योंकि जो x है आपका मतलब जो पूरा एंगल है वो पूरा एंगल तो यहीं से होगा ना 2x प्लस 1, या तो -1 से छोटा इस वाले इंटरवल में, या 1 से बड़ा या उसके बराबर इस वाले इंटरवल में। यही तो दो केस वहां पर हो सकते हैं। अब यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान से देखो इसको इधर ले जाओ, 2x इज लेस देन इक्वल टू -1, 2 को डिवाइड में ले जाएंगे, x इज लेस देन इक्वल टू -2/2, यानी x इज लेस देन इक्वल टू -1, और यहां पे इसको इधर ले आओ, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 डिवाइड में ले जाएंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं रियल नंबर लाइन से, यहां पे कहीं है -1, यहां पे कहीं है 0 और इधर पॉजिटिव नंबर्स है। वो कह रहा है -1 से छोटा और -1 यहां पर है, -1 से छोटा और -1 भी उसमें इंक्लूडेड है, 0 से बड़ा और 0 उसमें इंक्लूडेड है आपका। तो आप देखो ये है इसकी डोमेन। अगर आप इसे लिखना चाहें तो लिखेंगे कैसे, डोमेन ऑफ sec इनवर्स 2x प्लस 1 इज, वो हमारे पास क्या होगी, -∞ से -1 यूनियन 0 से इंफिनिटी। ये हमारे पास डोमेन ऑफ sec इनवर्स 2x प्लस 1 यहां पर आ जाएगी। आपके माइंड में होनी चाहिए कि sec इनवर्स x की डोमेन क्या है, वो ये है। फिर आप -1 से छोटा या 1 से बड़ा उसे रखेंगे, वहां से जो x की वैल्यूज आएंगी उनको देखेंगे, और फिर आप ग्राफिकल मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं और वहां से आपको डोमेन भी मिल जाएगी। आफ्टर दैट क्वेश्चन 22 देखिए, द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज डिक्रीजिंग एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड द एल्टीट्यूड मतलब हाइट भी कह सकते हो, हाइट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, rate of change of volume of cylinder when its radius is 4 centimeter and altitude is 6 centimeter। आप समझे, यहां पर पहले हम मान लेते हैं, let v denotes the volume of cylinder of radius r and altitude h।
तो हमें दे क्या रखा है, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस और आई मस्ट से कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ रेडियस दे रखा है, दैट इज 2 सेंटीमीटर। अब डिक्रीज हो रही है तो माइनस सिंबल आएगा, डिक्रीज हो रही है मतलब नेगेटिव सिंबल। एंड एल्टीट्यूड इज इंक्रीजिंग, एल्टीट्यूड मतलब dh ओवर dt जो है वो इंक्रीज हो रहा है यानी पॉजिटिव सिंबल, दैट इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वो हमसे कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बता दीजिए। अब वॉल्यूम क्या है हमारा, v होता है पाई r स्क्वेयर h। डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ, विद रिस्पेक्ट टू t कर देंगे तो यहां पे आएगा dv ओवर dt। पाई तो कांस्टेंट है, r स्क्वेयर सेम, h का हो जाएगा dh ओवर dt। नाउ h सेम, r स्क्वेयर का हो जाएगा 2r dr ओवर dt। अब ये सारी वैल्यूज आपके पास हैं, वो यहां पर पुट कर दीजिए। तो dv ओवर dt हमारे पास क्या हो जाएगा, r स्क्वेयर, r हमें दे रखा है दैट इज 4 का स्क्वेयर, मल्टीप्लाई dh ओवर dt, dh ओवर dt हमारे पास है 3 प्लस 2 इंटू में r यानी 4, h हमें दे रखा है दैट इज 6 और dr ओवर dt है माइनस का 2, ये आ गया। यहां पर है पाई 4 का स्क्वायर दैट इज 16 इंटू 3 इज 48 और यहां पे 2 4 जा 8 एंड 8 6 जा 48 और 2 96 यानी माइनस का 96 आ जाएगा। 48 माइनस 96 हमारे पास माइनस का 48 आ जाएगा इंटू में पाई। यहां पे हमारे पास आ गया dv ओवर dt इज माइनस का 48 पाई। अब माइनस का मतलब क्या है, डिक्रीज हो रही है, माइनस का मतलब क्या है, डिक्रीज हो रही है। तो हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिक्रीजिंग, या फिर मैं कहूं इज डिक्रीजिंग एट द रेट 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। या तो आप कहेंगे कि इन चेंज हो रही है माइनस 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, या फिर आप कहोगे डिक्रीज हो रही है तो आपको नेगेटिव सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है। नाउ क्वेश्चन 26 देखिए, show that fx is equal to tan inverse sin x plus cos x is an increasing function in 0 to pi by 4 closed interval। हमें दिखाना है कि 0 to pi by 4 में ये जो गिवन फंक्शन है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। आप यहां पर देखें तो गिवन फंक्शन क्या है हमारे पास, द गिवन फंक्शन इज वो है हमारे पास fx इज इक्वल टू में tan इनवर्स और इसका एंगल है sin x प्लस cos x। वी नो दैट कि हमारा कोई भी फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग कब होता है, फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तब जब आपका f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। डिक्रीजिंग होता है तब जब आपका f डैश x जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 हो, तब हमारा इंक्रीजिंग होता है और डिक्रीजिंग होता है। यदि हम यहां पर f डैश x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले आते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो यहां पर इंक्रीजिंग है। तो यहां पर आप समझें कि इसका डेरिवेटिव करते हैं। सबसे पहले f डैश x वो हो जाएगा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 होता है। तो 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का स्क्वायर यानी साइन x प्लस कॉस x का स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो साइन x का तो हो जाएगा कॉस x माइनस और कॉस x का हो जाएगा माइनस का साइन x। आप ध्यान से देखो तो हमारे पास जो ये f डैश x आया है, f डैश x इज इक्वल टू कॉस x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। इसको आप अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करें, भाई नीचे वाली टर्म तो 1 प्लस में
और जो भी टर्म है उसका स्क्वायर है, यानी नीचे से तो ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। सारा जो नेगेटिव या पॉजिटिव है वो डिपेंड करेगा न्यूमरेटर पर, क्योंकि नीचे तो स्क्वायर है, वो तो हमेशा पॉजिटिव है। अगर ऊपर वाला पॉजिटिव रहा तो पूरा पॉजिटिव, और ऊपर वाला नेगेटिव रहा तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन हम बात करें साइन और कॉस की, कि साइन की हम बात करें तो साइन 0 पर कितना होता है, 0 होता है, और पाई बाई 4 पर होता है 1, यानी इसकी वैल्यू बढ़ रही है, घटती हुई आ रही है। और कॉस की जो वैल्यू है वो 0 पर होती है 1, और पाई बाई 4 सॉरी यहां पे होता है 1/√2, और पाई बाई 4 पर कितना होता है 1/√2, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो 0 से पाई बाई 4 में साइन की वैल्यू बढ़ रही है, कॉस की वैल्यू घट रही है। यहां पर जो कॉस है वो आपका 0 टू पाई बाई 4 में बड़ा है साइन से। आई रिपीट माई वर्ड्स, 0 टू पाई बाई 4 में बात करें तो कॉस बड़ा है किससे, साइन से। आपका आप कहेंगे व्हेन x belongs to 0 to pi by 4 that cos x is greater than equal to sin x। cos x जो है वो sin x के बराबर आ रहा है पाई बाई 4 पर, वरना उससे क्या है आपका बड़ा है। तो cos x is greater than equal to sin x। that means अगर cos x बड़ा है, बड़े में से छोटे वाली टर्म को घटाओगे तो हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। दैट मीन्स वी कैन से दैट cos x minus sin x is greater than equal to 0। so यहां पर f dash x which implies f dash x is greater than equal to 0। so fx is increasing। तो fx जो है वो इंक्रीजिंग हो गया कहां पर, इन 0 टू पाई बाई 4। तो 0 टू पाई बाई 4 में जो fx है वो आपका इंक्रीजिंग यहां पर हो गया। सिंपल सा टास्क था, हमें f डैश x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाना है, और फिर हम कह सकते हैं कि fx जो है वो इंक्रीजिंग है। अब यहां पर क्रिटिकल पॉइंट निकालने नहीं जाना है, आप सीधा सीधा इस वाले कंसेप्ट का इस्तेमाल करके इसे बता सकते हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन 28 देखिए, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx minus y by x plus cosecant y by x is equal to 0 given that y is equal to 0 when x is equal to 1। तो यहां पर हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। आप यहां समझें तो मैं सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूं। वो है हमारे पास dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस कॉसिकेंट y बाई एक्स इज इक्वल टू 0। आप यहां पर समझें तो सबसे पहला हमारा काम होता है ये पता लगाना कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो किस तरह से निकलेगा। इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन में बात करें तो सबसे पहले हम करते हैं वेरिएबल सेपरेबल, उसके बाद हम पता लगाते हैं होमोजीनियस है या नहीं है, तीसरा वो फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उस तरह से उसका सॉल्यूशन किया जाता है। यहां पर आप देखें तो कॉसेक का जो एंगल है वो y और x है, यानी x और y को सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं लगेगा। दूसरा आप चेक करें तो यहां पर जो फंक्शन है, पूरा जो फंक्शन है वो y बाई x की फॉर्म में है। सो दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप अगर dy बाई dx की वैल्यू यहां से निकालें ना, dy बाई dx इज इक्वल टू में इधर ले जाओ y बाई x और इधर ले जाओ माइनस का कॉसिकेंट y बाई x, तो ये जो dy बाई dx है पूरा फंक्शन ऑफ y बाई x बन गया। अगर वो फंक्शन ऑफ y बाई x या x बाई y बन जाए, मतलब कि y बाई x बना है x अपॉन y, तो आप इसे एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, which is a homogeneous differential equation। which is a homogeneous differential equation। तो homogeneous differential equation का हम solution कैसे करते हैं, हम यहां पर y को क्या पुट कर देंगे, vx पुट कर देंगे, और अगर आप यहां ध्यान से देखें तो इस x को इधर ले आओ तो मतलब y अपॉन x की जगह क्या पुट कर दोगे, v पुट कर दोगे।
इसका डिफरेंशिएशन करो तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, v सेम x का 1 प्लस x सेम v का dv ओवर dx, इसे नाम दो 1। और यहां पर y बाई एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे, v पुट कर दोगे, तो dy बाई डी एक्स हमारे पास किसके बराबर आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस कॉसिकेंट v, ये आ गया, दिस इज सेकंड। अब देखो यहां फर्स्ट में भी आपका dy बाई डी एक्स है और सेकंड में भी dy बाई डी एक्स है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो उनकी फिर राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहां से v किधर गया, v प्लस x dv ओवर dx किसके बराबर होगा, v माइनस कॉसिकेंट v, v का सिंबल दोनों तरफ सेम है। अब इसके बाद हमें x और v के वेरिएबल्स यहां पे सेपरेट करने पड़ते हैं, तो यहां पर हम सेपरेट कर देते हैं, माइनस का कॉसिकेंट v इधर ले आओ, dv अपॉन माइनस का कॉसिकेंट v डिवाइड में आ जाएगा, dx इधर मल्टीप्लाई में, x मल्टीप्लाई में है इधर डिवाइड में। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, यहां पे कॉसिकेंट v को ऊपर ले जाइए, वो हो जाएगा साइन v dv dx अपॉन x। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस v, 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा लॉग x प्लस का c, यहां से आया कॉस v इज इक्वल टू लॉग x प्लस का c, दिस इज जनरल सोल्यूशन, ये हमारे पास आया है जनरल सोल्यूशन। अब जनरल के बाद पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाला जाता है। ओके, यहां v को आप चेंज कर दें, v की फॉर्म में नहीं रखना होता हमें, v की जगह क्या रख दोगे, y बाई एक्स, यानी cos y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग x प्लस c। अब वो कह रहा है पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, कब, व्हेन y इज 0, व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो यहां पे पुट कर दो, y की जगह 0 रख दोगे तो cos 0 log 1 प्लस c, log 1 तो होता है 0, cos 0 होता है 1, यानी c की वैल्यू आ गई 1। इस c की वैल्यू को वापस यहां डाल देंगे तो पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा cos y बाई एक्स इज इक्वल टू log x प्लस का 1 विच इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन है, दिस इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। आप समझ पाए हैं, सबसे पहले हमने चेक किया था कि क्या वेरिएबल्स को सेपरेट किया जा सकता है, क्विक रिकैप कर रहे हैं हम क्वेश्चन का, कि क्या वेरिएबल्स को सेपरेट किया जा सकता है, वेरिएबल सेपरेट नहीं हुए। आफ्टर दैट हमने देखा कि क्या होमोजीनियस है, तो फंक्शन ऑफ y बाई एक्स की फॉर्म में बन रहा था विच इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां पर हम y को vx रखते हैं तो dy बाई dx इसके बराबर आ गया, यहां से dy बाई dx मिला, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, वहां से v और x में हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स आ जाएंगे जो सेपरेट किए जाएंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगेगा। फिर वहां पर आप क्या है उसका इंटीग्रेशन लोगे तो आपको मिलेगा जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन में वो वैल्यूज रख करके पर्टिकुलर सोल्यूशन मिलेगा और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 32 देखिए, ड्रा ए रफ स्केच ऑफ द कर्व y is equal to root x using integration find the area of the region bounded by the curve y is equal to root x is equal to 4 and x axis in the first quadrant। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया बनेगा एक्स एक्सिस कर्व और इस लाइन के बीच में वो हमें निकालना है। यहां पर गिवन कर्व को अगर आप देखें, द गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू रूट एक्स, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दें तो यहां पे आएगा y स्क्वेयर इज इक्वल टू में x, और इसे आप देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला है। कौन सा पैराबोला, यहां पे x है, पॉजिटिव x है, दैट मींस राइट हैंडेड पैराबोला। इस तरह से यहां पे स्केच बन जाएगा।
उसके बाद जो हमारे पास लाइन है दैट इज x इज इक्वल टू 4। तो मान लीजिए सम 4 यहां पर होगा, तो x इज इक्वल टू 4 एक लाइन होगी जो पास करेगी 4 पॉइंट से 4,0 से और पैरेलल टू y एक्सिस होगी। वो कह रहा है x एक्सिस इस लाइन और पैराबोला के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया बन रहा है वो आपको निकालना है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। तो यहां पे है 0, यहां पे है x4 आपका। सो रिक्वायर्ड एरिया हमें कैसे मिलेगा? रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0 to 4 y ऑफ पैराबोला dx। अब y ऑफ पैराबोला क्या है? रूट एक्स है। 0 to 4 रूट एक्स को लिख सकते हो x की पावर 1/2। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? x की पावर 1/2 dx। पावर में 1 ऐड करेंगे वही पावर नीचे आएगी। 1/2 प्लस 1 हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 और पावर में ये लिमिट्स आ गई आपकी। 3/2 ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 2/3। यहां पे पुट कर दिया 4 की पावर 3/2 माइनस 0। 4 की पावर 3/2 को सॉल्व करोगे तो इसको लिख सकते हो 2 का स्क्वायर और उसकी पावर 3/2। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो 2/3 इंटू में 2 की पावर 2 इंटू में 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 यानी 8। 2/3 इंटू में 8 यानी कि 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो 16/3 स्क्वायर यूनिट्स यहां पर बन रहा है। क्विक रिकैप करते हैं। हमने पहले इसका रफ स्केच बनाया, एकदम इजी टाइप का क्वेश्चन है। वैसे ऐसा क्वेश्चन 5 मार्क्स में दे दिया है उन्होंने, बट 5 मार्क्स के लायक ये क्वेश्चन है नहीं आपका। यहां पर मार्क्स आपके किस तरह से डिवाइडेड होंगे कि 1.5 मार्क्स का, 1.5 नंबर का तो यहाँ पे स्केच होगा आपका। उसके बाद 1 नंबर यहां पर और बाकी के जो नंबर है वो इस सोल्यूशन के लिए आपके यहां पर डिवाइड किए जाएंगे। इस तरह से कि वो कह रहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 0 to 4 अगर हम लिमिट x एक्सिस पर ले रहे हैं तो इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में ही हम यहां पर करेंगे और हमें जो आंसर है वो 16/3 स्क्वायर यूनिट्स यहां पर मिल जाएगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन 33 देखिए, एन अमाउंट ऑफ 10,000 इज पुट इनटू 3 इन्वेस्टमेंट्स एट द रेट ऑफ 10%, 12% एंड 15% पर एनम। 10,000 रुपए को 3 तरह की इन्वेस्टमेंट्स में डाला जाता है, यानी उसके 3 टुकड़े किए जाते हैं पैसे के। एक को डाला जाता है 10%, 12%, 15% पर एनम। द कंबाइंड एनुअल इनकम ऑफ ऑल द 3 इन्वेस्टमेंट्स इज 1310 रुपीज, 1310 रुपी। यानी इंटरेस्ट से जो कमाई हो रही है वो 1310 रुपए की हो रही है। However, their combined annual income of the first and second investment is rupees 190 short of income from the third. Use matrix method and find the investment amount in each at the beginning of the year. तो पहले तो हम मान लेते हैं कि तीनों इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने कितने रुपए की करी हैं। हम कह देते हैं यहां पर क्वेश्चन 33, लेट x, y and z are the investments at the starting of the year. अब यहां पर समझें, वो कह रहा है कि तीन हमने 10,000 रुपए को 3 टुकड़े में बांटा है, यानी कि यहां से x प्लस वाई प्लस जेड यदि मैं तीनों को जोड़ूं तो 10,000 रुपए मुझे यहां पर मिलना चाहिए। ये तो आ गई हमारी पहली इक्वेशन, सिंपल टाइप की है कि तीनों को यदि जोड़ेंगे तो 10,000 रुपए हमें वहां पर मिलने चाहिए। आफ्टर दैट वो कह रहा है कि अमाउंट जो है 10%, 12% एंड 15% के हिसाब से उसे इंटरेस्ट पर दिया गया है। यानी कि पहली अमाउंट जो है, पहले से मैं इंटरेस्ट निकालूं। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम? PRT/100। प्रिंसिपल हमारा कितना है? x है, रेट कितना है? 10 है और अमाउंट जो टाइम है वो 1 ईयर है। यहां पे आपका आ जाएगा 100। सर आपको कैसे पता टाइम 1 ईयर है? उसने कहा एनुअल इनकम यानी 1 साल की इनकम। तो यहां पे 10x/100। दूसरे वाले में करोगे तो 12 इंटू में y/100 टाइम्स अभी में 1 साल है, उसको बेसिक से ना लिखें। अगला है हमारा 15, तो 15z/100 इज इक्वल टू 1310 रुपए। यहां से जो इंटरेस्ट, यहां से जो इंटरेस्ट, यहां से जो
तीनों के इंटरेस्ट का सम 1310 रुपए हमें मिल रहा है। नीचे जो 100 है सभी में सेम है, तो कॉमन ले जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यहां पे आ गया 10x प्लस 12y प्लस 15z इज इक्वल टू 1310, और ये 100 इधर आ जाएगा, तो ये आ गया आपका कितना, 1,31,000। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब तीसरी इक्वेशन बनाने के लिए उसने क्या दे रखा है, हाउ एवर द कंबाइंड एनुअल इनकम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड इन्वेस्टमेंट, यानी पहली और सेकेंड, देखिए पहली 10x by 100, पहली और कंबाइंड एनुअल इनकम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड में क्या है 12y by 100 इज 190 शॉर्ट ऑफ इनकम फ्रॉम द थर्ड। थर्ड की इनकम कितनी है 15z by 100, इससे 190 कम है। वो कह रहा है कि दोनों की कंबाइंड इनकम को यदि हम जोड़ दें तो वो तीसरे वाले से 190 कम है। यदि मैं इसमें 190 जोड़ दूं, यहां पर 190 जोड़ दूं तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। आई रिपीट माई वर्ड्स कि यदि पहले और दूसरे वाले की इन्वेस्टमेंट में 190 रुपए जोड़ दूं तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इसको इधर ले जाइए, तो यहां पे आ जाएगा माइनस का 10x by 100 माइनस का 12y by 100, यहां पे ये प्लस का है 15z by 100 और यहां पे है 190। 100 डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा इधर, यहां पे है 10x माइनस 12y प्लस का 15z इज इक्वल टू में 190 और 100 आ गया यहां पे। दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन। तो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन गया, तीनों इक्वेशंस हमारे पास बन गई है। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम अब मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे और ये एक्स वाई जेड की वैल्यू यहां पर निकालेंगे। हम कहेंगे अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, उसको लिखा जा सकता है कैसे, ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में, जहां पर जो ए है हमारा वो एक 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी फॉर द कोफिशिएंट्स 1 1 1 1 1 1, यहां पे है 10 12 15, यहां पे है -10 -12 और 15। एक्स हमारे पास है वेरिएबल मैट्रिक्स फॉर द वेरिएबल्स टू बी फाउंड, एंड बी है हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स। कांस्टेंट क्या है, यहां पर है 10,000, इसको थोड़ा केयरफुली लिखेंगे 10,000, यहां पर आपका कितना है 1310 और 100, 190 और 100, ये बी है हमारा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, उसके बाद बताएंगे सॉल्यूशन किस तरह से निकाला जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, दैट इज 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 12 इंटू 15, ओके 12 5 60, 12 1 12 और 6 180 माइनस फॉर्मूले से, और 12 इंटू 15 माइनस का 180 आएगा, वो प्लस का 180 बन जाएगा, माइनस 1 फॉर्मूले से। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 150 माइनस फॉर्मूले से, ये माइनस का 150 ये प्लस का 150 बन जाएगा, प्लस 1। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे माइनस का 120 माइनस फॉर्मूले से, ये माइनस का 120 यहां प्लस का 120 बन जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। यहां से आया 360 माइनस ये बन जाएगा 300 विच इज इक्वल टू 60 विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। दैट मीन्स अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ equations is consistent and have unique solution, और उसका क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा is given by, और वो सोल्यूशन हमें कहां रखने से मिलेगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, यहां रखने से मिलेगा। और अगर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखना चाहो, x इज इक्वल टू a इनवर्स कैसे मिलता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू में b, इस तरह से भी लिख सकते हो, यहां रखने से मिलेगा हमें सोल्यूशन। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है a इनवर्स, तो उसके लिए हमें कोफैक्टर्स चाहिए होंगे, फिर एडजॉइंट निकालेंगे, यहां पुट करेंगे और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहां पे करते हैं कोफैक्टर्स, a 1 1 -1 की पावर 1 + 1
इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो ये आएगा 180 प्लस 180। ध्यान से देखो, -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव रहेगा 360। A12 निकालेंगे, -1 की पावर 1 प्लस 2 वो आ जाएगा 150 प्लस 150। 300 -1 की पावर और नंबर, ये माइनस का 300। इसके बाद A13 -1 की पावर 1 प्लस 3। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस का 120 और ये प्लस का 120 हो जाएगा माइनस फॉर्मूले से, और वो ये 0 आ गया। दिस इज A13 इज 0। इसके बाद हम निकालते हैं A21 -1 की पावर 2 प्लस 1। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 15 माइनस फॉर्मूले से माइनस का 12, तो ये प्लस का 12 बन जाएगा, और -1 की पावर ऑड नंबर है तो यहां से माइनस का सिंबल आएगा, माइनस का 27। इसके बाद A22 -1 की पावर 2 प्लस 2। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 15 माइनस फॉर्मूले से, और ये माइनस का 10 तो ये प्लस का 10 बन जाएगा, दैट इज 25 हमारे पास आ गया। A23 -1 की पावर 2 प्लस 3। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, -12 माइनस फॉर्मूले से, -12 माइनस का 10 तो ये प्लस का 10 बन जाएगा, और -1 की पावर और नंबर यहां से माइनस, और ये माइनस का 2 ये प्लस का 2 बन जाएगा। तो हमें इतने कोफैक्टर्स तो मिल गए। अब हम थर्ड वाली सीरीज के कोफैक्टर्स निकालते हैं। मैं इसको यहां से इरेज करने वाला हूं, आप इस पूरे का एक स्क्रीनशॉट लें। नाउ A31 निकालते हैं। A31 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3 प्लस 1। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 15 माइनस 12। -1 की पावर इवन पॉजिटिव रहेगा 3। A32 निकालते हैं, -1 की पावर 3 प्लस 2। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 15 माइनस 10। 15 माइनस 10, -1 की पावर और नंबर नेगेटिव हो जाएगा तो ये माइनस का 5 आ जाएगा। यहां A33 निकालते हैं, -1 की पावर 3 प्लस 3। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 12 माइनस 10, दिस इज 2 आ जाएगा यहां। अब हमें सभी कोफैक्टर्स यहां पर मिल गए। निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या होता है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। 360 -300 0, -27 25, और उसके बाद आया है 2, यहां पे है 3 -5 2। इसका ट्रांसपोज यानी पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी। 360 -300 0, -27 25 और 2 3 -5 2। अब ये हमें मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए। इसको मैं रख देता हूं यहां पर, और यहां से हम x की वैल्यू निकालें। ध्यान से देखें, x इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी 60। एडजॉइंट ऑफ ए रखेंगे 360 -27 इंटू 3 माइनस का 300 25 माइनस का 5, यहां पे 0 2 और 2, और b को रखेंगे यहां पर। b क्या है मेरा, दैट इज 10,000। उसके बाद है 1,31,000। उसके बाद है 19,000। कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, मल्टीप्लाई करेंगे पहली रो की पहले कॉलम के साथ, तो यहां पे आएगा 1 अपॉन 60। 360 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, देखो कितने जीरोस हो जाएंगे। 360 यूं का यूं आ जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 जीरोस हो जाएंगे। 2 3 4 5, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 36 लाख 36 लाख हो गए। -27 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ध्यान से देखो, तो ये तीन माइनस प्लस ही माइनस होगा, 3 जीरोस यूं के यूं आ जाएंगे आपके, और 131 की मल्टीप्लाई 27 से होगी। किस तरह से करेंगे, 27 इंटू 1 इज 27, कैरी 2 आ गया, और यहां पे हो जाएगा 27 इंटू 3 इज 81, और 81
प्लस 2 इज 83, 3 कैरी 8 आ जाएगा यहां पे। 27 इंटू 1 इज आपका 27, और 27 और 8 हो जाएगा हमारा 27 और 8 हो जाएगा 35, ये हो गया। 3 इंटू 19 इज 57 प्लस का 57,000, ये आ गया। इसके बाद यहां पे इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, माइनस का 300 आ जाएगा पूरा का पूरा, और 4 जीरोस ये आ जाएंगे। उसके बाद 25 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे प्लस का, देखो 3 जीरोस यूं के यूं आ जाएंगे। 25 इंटू 1 इज 25, कैरी 2 आ गया, और 25 इंटू 3 75, और 2 75 और 2 हो जाएगा 77, कैरी 7 आ गया। 25 इंटू 1 इज 25, और 7 हमारे पास हो जाएगा 32। उसके बाद -5 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 19 5 जा 95, तो माइनस का 95,000 हो जाएगा। उसके बाद यहां पे इसकी मल्टीप्लाई 0, ये तो आसान होने वाला है, 0, 2 की मल्टीप्लाई इससे 38,000। अब जरा इनको एड अप कर लेते हैं, कितना बनेगा ये। दिस इज 1, यहां देखो, यहां पर है आपका 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यहां पर है 36 लाख, यहां है 35,37,000 रुपए। तो यहां पर 36 लाख में से 1 2 3 4 5, यहां पर है आपका सबट्रैक्ट कर लेते हैं, यहां पे आ जाएगा आपका 10 - 7 इज 3, 9 - 3 इज 6, 5 - 5 इज 0, यानी यहां पे आ गया कितना आपका 63,000 प्लस 57,000, 0 0 0, और यहां पे आ जाएगा 12, ये आ गया आपका कितना 1,20,000। उसके बाद यहां पे करते हैं, ये है आपका 30 लाख, 30 लाख, और ये माइनस का 95,000, तो ये 30,95,000 हो जाएगा। और ये है 32,75,000, 32,75,000 है यहां पे, और यहां पे है आपका 30,95,000। सबट्रैक्ट कर लेते हैं, ये दोनों तो माइनस के हैं, ये प्लस का है। 5 - 5 0, 17 - 9 इज 8, 17 - 9 इज 8, यहां पे 1, ये आ गया आपका कितना 1,80,000, और ये कितना हो जाएगा, ये है आपका 2,62,000, 2,62,000, और 38,000 कितना हो जाएगा 3 लाख। ये हो गया। 60 से डिवाइड करते हैं, 60 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे देखिए जरा कितना आएगा, 1 0 से 1 0 तो कैंसिल हो जाएगी, 6 से 2, और यहां पे आ जाएगा आपका, देखिए कितना बचा, दिस इज 12,000, 60 से डिवाइड करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे तो 2,000। उसके बाद 60 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 0 तो पूरी कैंसिल हो जाएगी, 18,000, 6 से डिवाइड करेंगे 3,000। उसके बाद है 3 लाख, 1 0 यहां से चली जाएगी, दिस इज 30,000, तो यहां बचेगा 5,000। और यहां से जो x है वो किसके बराबर है, x y z। वी नो दैट दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, दैट मींस उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां से जो x है वो तो आएगा 2000, y है वो आएगा 3000, z है वो आएगा 5000। तो ये हमारे पास x y z की वैल्यू आ गई। सिंपल टाइप का था, बट यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी है। ऑल्सो अगर हो सकता है कि हमसे कोई मिस्टेक यहां पर हो गई हो तो उसे आप खुद से करेक्ट कर लेंगे।